बच्चों, सेकेंड ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। आज अपन पढ़ते हैं साइमन कमीशन। इससे पहले मैंने तुम्हें भारत शासन अधिनियम 1935 बताया था, उसी के पैरेलल आज अपन देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन या साइमन आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई थी कि अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष बाद में ही इसके व्यवहारिक पक्ष की जांच करने के लिए एक सरकार आयोग या एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति करेगी। परंतु सरकार ने इस अवधि समाप्त होने से पहले ही 2 वर्ष के अंदर, मतलब समाप्त होने के 2 वर्ष पहले ही 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन, एक आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह कांग्रेस के आंदोलन के कारण हुई, जबकि कुछ लोगों का विचार है कि लॉर्ड बर्लिंग हेड का रूढ़िवादी दल ये नहीं चाहता था कि यह आयोग उत्तरदायी सरकार, जिसकी नए चुनाव में जीतने की प्रबल उम्मीद थी उस समय, बनाए। इस कमीशन के 7 सदस्य अंग्रेज थे। भारतीयों को जानबूझकर आयोग में नहीं लिया गया। गवर्नर जनरल इरविन तथा भारतीय मंत्री बंडिंग इस पर सहमत थे कि इस आयोग में भारतीयों के होने से लाभ कम और हानियां अधिक होगी। कमीशन में भारतीयों को न लेने का कारण सरकार द्वारा यह बताया गया कि उसे ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट देनी है, अतः उसमें केवल ब्रिटिश संसद के ही सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन यह एक बहाना था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश संसद में 2 भारतीय सदस्य भी थे। दूसरा, भारतवर्ष में अनेक राजनीतिक दल है, इसलिए यदि एक दल के प्रतिनिधि को कमीशन में लिया गया तो दूसरा दल विरोध करेंगे। अब जो भी रहा हो कारण, आगे हम देखते हैं भारतीय साइमन कमीशन के उद्देश्य। ब्रिटिश सरकार द्वारा कमीशन को यह कार्य सौंपा गया कि वह ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में पता लगाए कि सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, प्रतिनिधि संस्थाएं अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुई है, राजनीतिक दलों का राजनीतिक चेतना का विकास किस सीमा तक हुआ है, उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को किस रूप में अपनाया जाए और इसमें क्या परिवर्तन किए जाए, ये इनके उद्देश्य थे। नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। मोतीलाल नेहरू ने इसे धोखा एवं दिखावा मात्र कहा। एनी बेसेंट के अनुसार आयोग में किसी भारतीय को न होना जले पर नमक छिड़कना जैसा था। जिन्ना ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी भी स्वाभिमानी भारतीय के लिए आयोग का बहिष्कार करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं था। साइमन कमीशन भारत के जिस क्षेत्र में गया, वहाँ भारतीय जनता ने काले झंडे, हड़तालों, जुलूसों एवं प्रदर्शनों से उसका स्वागत किया। जब कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक बड़ा भारी जुलूस निकाला गया। पुलिस अधिकारी सार्डन के आदेश से लाला लाजपत राय पर लाठियों और डंडों की भीषण वर्षा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनको गहरी चोटें आई तथा कुछ समय बीमार रहने के बाद उनका देहांत हो गया। इस प्रकार भारत ने एक स्वतंत्रता सेनानी को खो दिया। उन्होंने घायल अवस्था में भी शेर की तरह गर्जना करते हुए कहा था कि मेरे ऊपर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगा। कमीशन के लखनऊ पहुंचने पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत एवं जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में विद्रोह प्रदर्शन हुआ। साइमन कमीशन ने अस्थायी तौर पर ही सही देश के विभिन्न समूहों और दलों को एकजुट कर दिया। साइमन को 2 बार भारत आया। पहली बार 3 फरवरी 1928 ईस्वी से 31 मार्च 1928 ईस्वी तक वह भारत में रहा और दूसरी बार 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 ईस्वी तक रहा। दोनों ही बार भारतीय
द्वारा उसका बहिष्कार किया गया तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। केंद्रीय असेंबली ने भी आयोग के विरुद्ध लाला लाजपत राय के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि इस असेंबली का संसदीय आयोग पर, जिसको भारतीय संविधान के संशोधन के लिए नियुक्त किया गया है, विश्वास नहीं है। इस प्रकार भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी साइमन कमीशन गया उसका जोरदार विरोध किया गया। नेक्स्ट था साइमन कमीशन की रिपोर्ट। भारतीय जनता के विरोध एवं प्रदर्शन के बावजूद साइमन कमीशन भारत काम करता रहा और उसकी रिपोर्ट मई 1930 में प्रकाशित हुई। साइमन कमीशन ने भारत के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की। पहली थी दोहरे शासन की समाप्ति व प्रांतीय स्वराज्य का आरंभ। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहरा शासन शुरू हुआ जो सफल नहीं हो सका, इसलिए कमीशन ने इसे समाप्त करके प्रांतों की स्वायत्तता देने की सिफारिश की। रिपोर्ट के अनुसार सारा प्रांतीय शासन मंत्रियों को सौंप दिया जाए और उसे प्रांतीय विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बना दिया जाए। प्रांतों में राज्यपालों को विशेष शक्तियां प्रदान की जाए ताकि वे विशेष परिस्थितियों में मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा कर अपनी इच्छानुसार कार्य कर सके। गवर्नर जनरल प्रांतों के अंदरूनी मामलों में कम से कम दखल हो। सेकंड पॉइंट था गवर्नरों तथा गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियाँ। प्रांतों व केंद्र में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए गवर्नरों एवं गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाए, जिससे प्रांतों एवं केंद्र में शासन को ठीक तरह संचालित किया जा सके। गवर्नरों को यह भी अधिकार दिया जाए कि वह अपने मंत्रिमंडल में एक या अधिक अनुभवी सरकारी अधिकारी शामिल कर सके जो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार होगा। तीसरा था मताधिकार का विस्तार। 1926 ईस्वी में भारत की कुल 2.8% आबादी को मताधिकार प्राप्त था, इसलिए रिपोर्ट में कहा गया कि मताधिकार का विस्तार करके इसे 10 या 15% आबादी तक किया जाए, साथ ही चुनाव की सांप्रदायिक पद्धति कायम रहे। चौथा था केंद्र में अनुत्तरदायी सरकार। साइमन कमीशन ने केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सरकार पर नियंत्रण रखने की शक्ति नहीं देने का सुझाव दिया। शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की आवश्यकता पर बल दिया गया। जब प्रतिरक्षा की समस्या ठीक तरह हल हो जाए, इसके बाद ही केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट था प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाए और अधिक महत्वपूर्ण प्रांतों में 200 से लेकर 250 सदस्य शामिल किए जाए। इसमें सरकारी अधिकारी बिल्कुल न रहे और मनोनीत गैर सरकारी अधिकारियों की संख्या विधानमंडल की समस्त संख्या के 10वें भाग से अधिक न हो। जिन प्रांतों में मुसलमानों की संख्या थोड़ी हो वहाँ उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए। नेक्स्ट था 72 भारत परिषद की स्थापना। भारत में ऐसी परिषद की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और विदेशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हो और वे कुछ साझे मामलों पर विचार कर सके। कमीशन ने यह अनुभव किया कि भारत में अभी ऐसा समय नहीं आया है कि रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों का संघ स्थापित किया जा सके। यह तो भविष्य में ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट था नया संविधान। हर 10 वर्ष के बाद भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच पड़ताल की पद्धति को छोड़ दिया जाए और नया संविधान इस लचीलेपन से विकसित किया जाए कि वह स्वयं ही विकसित हो सके। इस प्रकार से देखते हैं कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में इस प्रकार से पेश की। नेक्स्ट है उसकी समीक्षा।
साइमन कमीशन रिपोर्ट में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की थी, किंतु दूसरी तरफ गवर्नरों को विशेष शक्तियां प्रदान कर प्रांतों की स्वायत्तता को सीमित कर दिया गया। औपनिवेशिक स्वराज्य का कहीं जिक्र नहीं था। केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। साइमन कमीशन के कार्यों का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है, आयोग वास्तव में स्वशासन देना नहीं चाहता था और उसकी इच्छा थी कि ब्रिटेन ही भारत के भाग्य का विधाता बना रहे। फिर भी कमीशन ने प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने तथा पहले की तुलना में अधिक लोगों को मताधिकार प्रदान करने की सिफारिश की थी। 1935 ईस्वी के अधिनियम में कमीशन की अनेक सिफारिशों को अपनाया गया था। धन्यवाद बच्चों, ये आपका साइमन कमीशन था। इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे।